Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो सेशन है करंट अफेयर्स की, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को भी देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग फर्स्ट इशूज़ पे। फर्स्ट इशूज़ क्या है हम लोगों के पास? ओके, फर्स्ट इशूज़ है सरकार ने क्या किया है। सरकार भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती जो गांव हैं, ओके, भारत चीन सीमा पर उन गांवों में मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान करने जा रही है। ओके, सरकार ने क्या किया है किस पर? भारत चीन सीमा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़े से जो हेडलाइन है, हेडलाइन में क्या है, कहाँ पर कर रही है ये? भारत चीन सीमा। ओके, भारत चीन सीमा सीमावर्ती जो गांव है उन पर मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन की जो पहुंच है यह प्रदान कर रही है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके साथ कुछ और एडिशनल फैक्ट्स उनको देख लेते हैं कि क्या क्या है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के गांवों को 1 लाख, कितना? 1,50,000 क्या कर रही है, यानी 1.5 लाख करीब की फ्री डिश कनेक्शन बांटने का सरकार का एक लक्ष्य रखा गया है। ओके, यह लक्ष्य क्यों रखा गया है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आखिर किस इसके पीछे वजह क्या है, क्या है सरकार की पहल क्या है? तो सरकार ऐसा क्या कर रही है कि जो दूर दराज और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, ओके, कौन कौन से जो दूर दराज के एरिया हैं, ओके, और जो सीमावर्ती क्षेत्र, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लिए क्या चाह रही है कि उनकी पहुंच जो हो, उनकी तक पहुंचने के लिए एक सुविधा को ये प्रदान किया जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया है, सीमावर्ती इलाकों के गाँव को, ओके, यानी जो दूर दराज के जो इलाके हैं उन तक क्या पहुंचा रही है, उन गांव तक, उन गांव के रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक हिस्सा है। ओके, चलिए अब इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि और क्या दिया गया है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, ओके, कौन है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है। उन्होंने क्या किया है, ये जो लक्ष्य रखा है ये किसके द्वारा चलाया जा रही है? प्रोग्राम जो चल रहा है एक लक्ष्य रख करके, तो आखिर इस लक्ष्य को रखने के पीछे भी कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, कोई कार्यक्रम होगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो जो अनुराग ठाकुर ने क्या किया, अभी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ओके, वाइब्रेंट मैं पहले भी क्लास में इसे बता चुकी हूँ, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को, ओके, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ठीक है। चलिए इस विलेज कार्यक्रम में क्या किया गया है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में के तहत लेह लद्दाख क्या किया गया है, जो लेह लद्दाख का है, लेह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, लेह लद्दाख, चलिए लेह लद्दाख के ये 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। किस कार्यक्रम के तहत, किस कार्यक्रम के तहत? तो इसी वाइब्रेंट जो आप देख रहे हैं वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत ही वह कहाँ गए हुए थे? लेह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। ओके, और वहाँ पे क्या किया गया है कि भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती जो गांव हैं वहाँ पर मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, क्या है? इसके अंदर जो सीमावर्ती गांव में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत, तो आखिर ये कार्यक्रम है क्या? तो केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है ये। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या है, ये केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। ओके, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा हुई थी केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 से लेकर 25-26 तक जो है ये इसका प्रोग्राम क्या रखा गया है। कब से कब तक? केंद्रीय वित्त पोषित, ओके, केंद्र के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाएगा। दूसरी चीज है घोषणा, तो केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसमें एक टारगेट, इसका लक्ष्य को रखा गया है। करना क्या है इसमें कि उत्तर में जितनी भी सीमावर्ती गांव हैं, उत्तर में सीमावर्ती गांव को, ठीक है, गांव को विकसित करना है। उत्तर में जो भी सीमावर्ती जो बॉर्डर एरियाज पे जो भी गांव, उनको क्या करना है, विकसित करना है और वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। तो आप लोग ये देख ही रहे होंगे कि वहाँ पे क्यों क्या किया गया, मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन। अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल हो, ठीक है, आप देखते हैं कि गांव के इलाकों तक में आजकल अब गांव जाते ही होंगे तो देखते होंगे गांव अब गांव नहीं रहा है ना। वहाँ पर भी काफ़ी अब चीज़ें देखेंगे तो मॉडर्नाइज हो चुकी हैं। उसके पीछे वजह क्या है? आपका दूर संचार है, IT सेक्टर इतना ज़्यादा काम कर रहा है, मोबाइल है, यूट्यूब है, आजकल हर कोई है ना, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके गांव तक नहीं पहुंच रहा है। तो उस क्या हो गया है, गांव भी काफ़ी हद तक डेवलप हो गए हैं, बहुत हद तक गांव में भी डेवलपमेंट आया। आप देखेंगे कि पहले जाते थे तो और अभी के समय में कितना अंतर आया है ना।
कभी कभी तो ऐसा भी फील होता होगा कि शायद जो चीज़ें हमें यहाँ बैठकर शहरों में नहीं पता चल रही है वहाँ गांव के लोगों को पता है ना। कुछ और खास करके अगर कुछ फैशन वाले देख लेंगे, अगर महिलाओं का देखें कुछ फैशन की कुछ चीज़ें होंगी तो गांव में भी जाकर के देखिए तो वो चीज़ें वहाँ भी आपको दिखाई देगी। तो इन सब के पीछे वजह क्या है? आपका यूट्यूब, मोबाइल, टीवी, है ना, और टीवी डीटीएच कनेक्शन। तो इसलिए सरकार ने भी क्या किया कि जो बॉर्डर एरियाज पे जो गाँव है वहाँ की उनके लाइफ स्टाइल को, उनके जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए ये क्या है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चला रही है। और इसी कार्यक्रम के तहत ही ये जो बॉर्डर एरियाज पे आपने देखा है ना कि मुफ्त में दूरदर्शन और डीटीएच कनेक्शन वगैरह जो प्रदान की जा रही है वो इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ओके, और किसके द्वारा? केंद्रीय सूचना मंत्री कौन है? इसी कार्यक्रम के तहत वो कहाँ गए थे? लेह लद्दाख भी गए थे विजिट करने के लिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बोला गया है सीमावर्ती गांव तो किन किन से हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। लद्दाख के क्या होंगे? सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। किसके किसके? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, और इसमें क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत कितने हैं? 2963 गांव को जो है इसमें कवर किया जाएगा। लेकिन जो पहला चरण है, जो फर्स्ट स्टेज में 663 जो गांव हैं उनको कवर किया जाएगा। ओके, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 663 और ओवरऑल की बात की जाए तो 2963। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि अगर बात की जाए भारत चीन की, ठीक है, भारत चीन की, अब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत चीन तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत और चीन के बीच में, भारत चीन, ठीक है, भारत और चीन, अगर बात की जाए तो भारत चीन की अगर बात की जाए तो कितने किलोमीटर है? इसकी सीमा इसके साथ निर्धारित है 3488 किलोमीटर, इतनी सीमा। ठीक है, भारत जो है चीन के साथ कितनी सीमा? इतनी लंबी सीमा। ठीक है, कितनी किलोमीटर? 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जो है भारत चीन के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से इसमें हैं? अगर बोला जाए कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो आप ऊपर में जितने देख रहे हैं यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे, क्योंकि बात की गई है बॉर्डर एरियाज की, तो ये सभी जितने ऊपर आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? चीन के साथ सीमा को साझा करते हैं। सीमा साझा की अगर बात की जाए तो क्या नाम आ जाएगा? ये सभी ऊपर में जितने भी आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, ओके, हिमाचल प्रदेश ये सीमा साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, भारत चीन सीमा साझा, सीमा साझा, उत्तराखंड, ओके, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त आप जितना देख रहे हैं ये सब के सब क्या करते हैं? चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। सिक्किम, ये ध्यान रखिएगा, ओके, सिक्किम हो गया, और लद्दाख। तो अगर आपसे पूछ लेता है, खास करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी में जब एग्जाम जब होता है तो उसमें, ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन उठाता है कि वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है वो निम्नलिखित में से क्या है? ओके, हो सकता है ऐसा कुछ पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा क्या है? सीमावर्ती जो गांव हैं उन सबको डेवलप करना सरकार का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है। ओके, सरकार का लक्ष्य रखा गया है सीमावर्ती गांव को डेवलप करना। क्लियर? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंपॉर्टेंट, ध्यान रख करके जाएगा। और दूसरी चीज इसको बिहार के संदर्भ में भी पढ़ के जाएगा, बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है, उसके भी करंट अफेयर्स कोई आसान नहीं है। ओके, तो उस संदर्भ में भी इसको देख करके जाइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज क्या है देख लेते हैं। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह, ठीक है, इसकी बैठक, ओके, में लंबानी एक आर्ट है, लंबानी कला है, आप देख ही रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं। ओके, लंबानी क्या है? एक आर्ट है, कला है, के लिए इसको क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने किया है। ठीक है, इस आर्ट के लिए इसने क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया। तो सबसे पहले हमें अब यहाँ ये देखना है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो तीसरी G20 कार्य समूह, संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? ठीक है, थर्ड संस्कृति कार्य समूह की बैठक ये हुई कहाँ पर है? वो हुई कहाँ है? तो यह हम्पी, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। ओके, हम्पी में हुई है, हम्पी कर्नाटक। ओके,
कर्नाटक। और थोड़ा सा और कर्नाटक को ध्यान देना चाहते हैं तो इसके बारे में आप लोग लिख लें। कर्नाटक क्या है, या वही है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 3rd पोजीशन पर है। कर्नाटक के बारे में थोड़ा और कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में ये क्या है, 3rd पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है। और बात की जाए कि 1st पोजीशन पर कौन है तो तमिलनाडु है, 2nd में कौन है, यूपी है, और कर्नाटका 3rd में है, 4th में आपका महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। चलिए अब हम लोग आते हैं, देख लेते हैं इस जो लंबानी कला को लेकर के। लंबानी कला क्या है, 1755 लंबानी वस्तुओं को प्रदर्शित करने का मतलब 1755 जो है लंबानी वस्तुओं को प्रदर्शित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कितना, 1755। कितना किया गया है, 1755। चलिए ठीक है, अब इसके साथ हमें देखना क्या है कि कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि आखिर लंबानी आर्ट को लेकर के। ठीक है, लंबानी आर्ट कितना क्या किया गया है, इतने वस्तुओं को 1755 जो वस्तुएं हैं लंबानी आर्ट की, उनका एक रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, क्या किया गया इस रिकॉर्ड में देखिएगा कि संस्कृति सभी को एकजुट करती है। जो कल्चर होता है वो सभी को क्या करती है, एकजुट करती है। इसी अभियान के तहत इसको बनाया गया है। इतना लंबा जो बनाया गया है क्योंकि संस्कृति जो है क्या कि सब एक, किसी ने तो एक बनाया नहीं है, अब इतनी वस्तुएं हैं तो सब मिल करके बनाया। तो यहाँ पे क्या है, संस्कृति जो है वो सभी को एकजुट करती। इसी अभियान के तहत इस लंबानी कला को, जो इतनी वस्तुएं इसकी बनाई गई हैं, उसका अभियान क्या था, संस्कृति सभी को एकजुट करती है। ओके, संदूर कुशला कला केंद्र ओके, ये एक अलग नाम है, इसको ऐसे एक साथ मत कीजिएगा। क्या नाम है, संदूर कुशला कला केंद्र। ओके, ये ऐसे, जिसे क्या बोला गया, SKK ओके से जुड़ी। इस संदूर कुशला केंद्र से जुड़ी, यानी सेंटर से जुड़ी 450 से अधिक लंबानी महिला जो हैं, यानी जो लंबानी महिला कारीगर और सांस्कृतिक कलाकारों ने लंबानी एक आर्ट हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, कि किस प्रकार का आर्ट है, क्या क्या उसमें होता है, वो आगे मिलेगा आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए कि लंबानी एक आर्ट है जिसमें महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने क्या किया है, 1755 पैच वर्क होता है ना, पैच से आप लोग ऐसे समझिए, पैच का मतलब होता है एक नॉर्मल, अगर हम लोग समझे किसी चीज़ में पाबंद लगा देना। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कोई चादर घर में फटी हुई होती है, ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था, या अभी भी कहीं कहीं देखेंगे तो जो फटी हुई चीज़ है उसके ऊपर एक लेप लगा देना, कुछ फटा हुआ है उसके ऊपर एक टुकड़ा फाड़ के लेप लगा देना, इसको बोलते हैं पाबंद लगा देना, बोला भी जाता है। ओके, पाबंद लगा देना ऐसा भी कहा जाता है। ओके, या कुछ अगर अभी ये तो हो गया फटे टुकड़े की बात हो गई, अगर देखा जाएगा तो अभी कहीं कहीं जो डिज़ाइन भी चले हुए हैं, कोई सूट में कोई सूट हो किसी प्रकार का, कोई कुशन का कवर, उन सब में क्या है कि कपड़ों के ऊपर सपोज एक कपड़ा ऐसे कुछ बना हुआ एक कपड़ा है और इसके ऊपर अन्य कपड़ा का फाड़ के टुकड़ा को यहाँ पे जोड़ करके कोई डिजाइन तरीके का बना देना, इसे क्या बोला जाता है, पैच वर्क। ओके, इसे पैच वर्क बोला जाता है। और यह एक आपका जो बोला जाए कि जो कढ़ाई होती है, जो महिलाएं जो कढ़ाई करती है घर में, 45 स्टिचेस होते हैं ना, 45 कढ़ाई करने का जो तरीका होता है वो 45 प्रकार का होता है, 45 प्रकार टाइप्स होते हैं, 45 टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक यह पैच वर्क आता है। जैसे आप अन्य अन्य नाम भी देखेंगे, कोई सिंधी कढ़ाई होती है ना, सिंधी होती है, कोई अन्य बहुत सारे नाम है इसके, तो उसमें से एक है आपका पैच वर्क आता है। ओके, तो इसी पैच वर्क वाली क्या है, जीआई टैग वाली संदूर लंबानी कढ़ाई का उपयोग करके इन वस्तुओं को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। क्लियर। चलिए, संदूर कुशल कला केंद्र का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, जो पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना। ये क्या है, एक पारंपरिक ट्रेडिशनल शिल्प है, इसको क्या है, फिर से पुनर्जीवित करना है और उनके कौशल का पोषण करके शिल्पकारों की आजीविका को बढ़ाना है। नेचुरल बात है कि उनके शिल्पकारों की क्या होगी, आजीविका को इससे बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को भी इससे काम मिलेगा, क्योंकि महिला कारीगर भी इसमें क्या है, सम्मिलित है ना। महिला स्पेशली करती कौन है, महिला कारीगर वगैरह ही करती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। हाँ, अब इसके साथ थोड़ा सा और क्या एडिशनल फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। लंबानी कला, मैंने कहा था लंबानी कला को हम लोग देखेंगे आगे। तो लंबानी कला क्या है, यह
लंबानी कढ़ाई कर्नाटक के कई गांव जैसे संदूर, केरीटांडा, मरियम्मनहल्ली आदि में प्रचलित है। ओके, कर्नाटक के कई गांव में। ओके, चलिए अब यहाँ पर सब कहाँ पर है, तो गांव की बात होगी, तो गांव को इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान रखिएगा कढ़ाई जो है कर्नाटक का है, ये लंबानी कढ़ाई कर्नाटक का। यह मुख्य रूप से लंबानी समुदाय की कुशल महिलाओं द्वारा अपनी आजीविका के लिए किया जाता है। ओके, किसके द्वारा, तो जो महिलाओं के द्वारा अपनी आजीविका के लिए किया जाता है, लंबानी समुदाय की। ठीक है, लंबानी शिल्प में सुंदर कपड़े बनाने के लिए, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने भी बताया था आपको कि क्या कहता है, फेंके गए कपड़े के छोटे टुकड़ों को कुशलतापूर्वक एक साथ सिलाई करते हैं। हो गया पैच वर्क, मैंने बता दिया कि कोई चीज़ फटी उसके ऊपर डिज़ाइन, या फिर कुशन वगैरह का कवर देखते हैं घर में, या कोई भी ऐसी आप चीज़ें देखेंगे, या आप ऐसा देखते हैं जो घर में हम लोग सिनेरी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, वॉल हैंगिंग जो लगाते हैं, वॉलों पे जो लगाया जाता है सिनेरी वगैरह, उसमें भी जो कपड़े पे काम होती है कढ़ाई करके, उसमें भी पैच वर्क को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यह रंगीन धागों, मिरर वर्क और सिलाई पैटर्न की एक समृद्ध श्रृंखला का क्या है, संयोजन है। और उसके ऊपर सजाने के लिए आप कुछ मिरर लगा दो, या कोई शिप लगा दो, शिप होती है ना जो समुद्र के किनारे मिलती है, शिप। ओके, लंबानी कला को बंजारा कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता अगर बंजारा कढ़ाई दे दे लंबानी कला, अगर लंबानी कला के नाम पर बंजारा कढ़ाई दे दे, तो ध्यान रखिएगा कि ये लंबानी कलाई के बारे में ही पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यशस्वी जायसवाल ने विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक, यशस्वी जायसवाल, ओके, क्या नाम है, यशस्वी जायसवाल ने क्या किया है, कहाँ पर, तो विदेशी धरती में, किसमें, टेस्ट शतक में, टेस्ट शतक में, नाम ध्यान रखिएगा, यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज, बस इतना। ओके, जायसवाल टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले क्या हैं, ये 17वें, किस नंबर पे हैं, 17th भारतीय और तीसरे नामित सलामी बल्लेबाज बने हैं। तीसरे क्या है, नामित सलामी बल्लेबाज बने हैं। अब देख लेते हैं कि इनसे पहले कौन है, फिर इनसे पहले कौन है, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। इनसे पहले कौन है, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अपना पहला टेस्ट शतक जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ कहाँ पर, मोहाली और राजकोट में बनाया था। किसने, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने। ये देख रहे हैं वेस्ट इंडीज का लोकेशन मैप, ये रहा आपका वेस्ट इंडीज। ओके, वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज, ठीक है, और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां पर मोहाली और राजकोट में किसने बनाया था, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने पहले बना चुके हैं। और अब किसका नाम है, यशस्वी जायसवाल का, यशस्वी जायसवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट इश्यूज पे चलते हैं। भारत ने ब्राजील में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन, ओके, विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने, तो 9 पदक जीते हैं। कितना जीता है भारत ने, कितने पदक जीते हैं, तो 9 पदक जीता है। तो सबसे पहले तो हेडलाइन को ध्यान रखिएगा कि भारत ने किसमें, विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक है, 9 पदक जीते हैं। ओके, इसमें क्या है, इस 9 पदक में क्या है, 4 रजत पदक है, 4 क्या है, रजत पदक है, 4 रजत हैं और 5 कांस्य पदक शामिल है। 4 रजत पदक और 5 जो है कांस्य पदक इसमें शामिल है। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो ब्राज़ील आप देख रहे हैं, ब्राज़ील को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे तो आगे काम आ जाएगा ये, कि ब्राज़ील जो है G20 की जो बैठक है, G20 की बैठक, ओके, G20 की जो ट्राइका की तहत जो बैठक होती है, इसमें 2024 में, ओके, 2024 की जो बैठक है वो कहाँ हो रही है, ब्राज़ील में हो रही है। 2024 की बैठक ब्राज़ील के कौन सा शहर है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, काफ़ी चर्चित है ना, कोई बैठकें होती है तो अधिकांश टाइम यही होती है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ये बैठक हो रही है। ओके, और अभी 2023 में कहाँ हो रही है, 2023 में यह भारत की दिल्ली में ही होगी। और लास्ट ईयर 2022 में कहाँ हुई है, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका अगर पूछ ले कि एडिशन कौन सा है, तो 19th एडिशन है, ये 19th एडिशन है। तो ब्राज़ील को लेकर के ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर 2024 में G20 की बैठक कहाँ होनी है, ब्राज़ील में होनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
हाँ, अब इसमें ये तो हो गया कि जो 4 रजत पदक हैं और 4 जो कांस्य पदक जो जीते गए हैं, 5 कांस्य पदक, ओके, उनके नाम देख लीजिए। रजत पदक विजेताओं की सूची में कौन-कौन है? बालिका एकल में आदित्य, मिश्रित युगल में पीयूष और शेरिया, पुरुष युगल में सौम्यदीप और पीयूष, महिला युगल में जेरलिन और आदित्य। ओके, तो इन सभी के नाम को थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, क्या-क्या नाम है? आदित्य, पीयूष और शेरिया, सौम्यदीप, पीयूष, जेरलिन और आदित्य। ओके, चलिए, किसमें है? रजत पदक में। रजत पदक में कितने हैं? 4 रजत पदक, क्योंकि इनको मिले हैं 4 रजत पदक हैं, और कितने? 5 जो है कांस्य पदक मिले हैं। 5 कांस्य पदक में कौन कौन है? कांस्य पदक विजेता की सूची में सौम्यदीप है, चलिए सौम्यदीप, ये 5 कांस्य पदक में जेरलिन है, महिला एकल में, पुरुष एकल में सौम्यदीप, महिला एकल में श्रेया, मिश्रित युगल में सौम्यदीप और गौरांशी, महिला युगल में गौरांशी और श्रेया। तो इन सभी के नाम को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2003 से। कब से चल रहा है? 2003 से बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा आयोजित की जाती है। हर कितने? 4 साल में इसका आयोजन होता है, प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध मराठी फिल्म अभिनेता रविंद्र महाजनी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, ये बस इतना ध्यान रखिएगा। रविंद्र महाजनी का संबंध किससे है? तो ये क्या है? ये पूछ लेता है ना कि निम्नलिखित में से क्या है, तो ध्यान रखिएगा रविंद्र महाजनी। ओके, क्या है ये? मराठी फिल्म अभिनेता, मराठी फिल्म अभिनेता। ओके, चलिए नेक्स्ट है विनोद मनकारा की पुस्तक, विनोद मनकारा की पुस्तक का विमोचन। ओके, विनोद मनकारा की पुस्तक का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ओके, के रॉकेट लॉन्च पैड से इसका क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। और किताब का शीर्षक क्या है? किताब का शीर्षक क्या है? इस किताब का शीर्षक ध्यान रखिएगा, प्रिज्म द एंसेंट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो। ठीक है, एंसेंट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो, यहाँ भी आपको ये इमेज में यहाँ दिख रहा है। ओके, ये चलिए क्लियर। इस पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। ओके, इनके द्वारा क्या किया गया? इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, और इन्होंने जिन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना को भी किसने लिखा है? तो S सोमनाथ ने। ये तो हो गई। अब बात आती है इसरो की। तो इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में, 1969। ठीक है, और अभी इसरो ने क्या किया है? 14 जुलाई को चंद्रयान जो 3 है, थर्ड चंद्रयान जो है, उसको क्या किया है? इसने लॉन्च किया है, इसने उड़ान भरी है। कब? 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की इसने क्या किया है? उड़ान भरा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रयान को लेकर चलूंगी तो बहुत लंबा और हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई को। अब इसमें क्या है कि 2023 का थीम क्या था? बस थीम को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, थीम को ध्यान रखना है। तो थीम क्या है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। ओके, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2023, थीम को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को क्या किया था? अनाउंसमेंट कब किया था? 2014 में, कि 15 जुलाई से क्या मनाया जाएगा? विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह युवाओं को रोजगार, सभ्य कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से सुसज्जित करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और फ्रांस ने क्या किया है? जेट इंजन सह विकसित करने का निर्णय लिया है। किसने? तो भारत और फ्रांस ने क्या किया है कि जेट इंजन, ओके, भारत और फ्रांस ने क्या बोला है कि जेट इंजन का निर्माण करेगा। अब इसके साथ एक ध्यान रख लेगा, अभी क्या हुआ था, मोदी जी गए हुए थे ना, मोदी जी कहाँ गए हुए थे? फ्रांस और यूएई की, ये 2 देशों की यात्रा करके अभी रिसेंटली आए हैं। इससे पहले कहाँ कहाँ जा चुके हैं ध्यान रखिएगा। जापान गए थे, G7, जापान G7, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी एंड
फिर अमेरिका गए, उसके बाद मिस्र गए और ये उनकी चौथी विदेश यात्रा थी। इन 2 महीनों में यह चौथी विदेश यात्रा थी जो कि कहाँ की थी, फ्रांस और यूए की थी, है ना। तो 13-14 को उनका प्रोग्राम कहाँ था, फ्रांस में था, लेकिन अब वो 15 को क्या हो गए, वापस आ गए, 15 को वापस आ गए, मतलब स्वदेश वापस आ गए हैं 15 तारीख को। तो भारत और फ्रांस, तो जब वो फ्रांस गए थे, ठीक है, तो कुछ और भी जो बोल सकते हैं कि जो निर्णय लिया गया, जैसे अन्य निर्णयों में क्या था, ये तो हो गई कि भारत और फ्रांस ने जेट इंजन पर, ठीक है, विकसित करने का निर्णय लिया है, जेट इंजन पर। इसके साथ और देख लीजिए, थोड़ा सा मैं लिख दे रही हूँ कि भारत और वायुसेना के साथ, ठीक है, भारत फ्रांस क्या कर रहा है कि नौसेना, ठीक है, नौसेना के लिए कितना है, 26 लड़ाकू विमान, 26 लड़ाकू विमान, ओके, किसके लिए, नौसेना के लिए। और 2016 में क्या हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में जो डील हुई थी, कितने की, वायुसेना के लिए, ये नौसेना के लिए 26 है और वायुसेना के लिए 36 लड़ाकू विमान, ओके, लड़ाकू विमान। ये डील कब हुई है, ये डील हुई है 2016 की, ये डील कब हुई है, 2016 में, ये डील अभी हुई है। तो इसके तहत जो बोला गया है, करीब ये कितने का है, कोई आइडिया है, 90,000 करोड़ का, ओके। ये डील जो है 26 लड़ाकू विमान की, ये 19,000 करोड़ की है, 19,000। और इस डील की अगर बात की जाए 36 लड़ाकू विमान की, तो कितना था, 7.87 बिलियन, ओके, इतना बिलियन डॉलर, 7.87, और ये कितना है, 90,000 करोड़ का, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा कि, और अब जो थर्ड वाला, ये तो हो गई वायुसेना को लेकर के, नौसेना को लेकर के, ये डाटा याद रखिएगा कि 26 का है और 36 का है। इसके अलावा अभी क्योंकि ये गए हैं यहाँ पर, तो इन्होंने और क्या बात किया कि जेट इंजन पर भी इन लोग क्या करेंगे, सह विकसित करने का इन्होंने निर्णय लिया है, जेट इंजन को भी, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला क्या बन गया है, पीएसयू बना है ओएनजीसी। किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है, तो किसने जीता है, भारत ने। किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में क्या किया है, गिफ्ट सिटी में, ओके, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में आईएफसी। तो गिफ्ट सिटी आप ध्यान रखिएगा कि ये है कहाँ पर, गिफ्ट सिटी आपका कहाँ है, तो यह गुजरात में है, ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात में आईएफसी बैंकिंग यूनिट उद्घाटन का किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किसने किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो फसाई के साथ समझौता किया है, ठीक है, फसाई के साथ। आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ का क्या किया है, जुर्माना लगाया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक पर। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन ने, ओके, मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिनव शॉ और गौतम बनोट ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण जीता है। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है, सिंगापुर में है। और सिंगापुर जो है यह भारत में सबसे ज्यादा निवेश ये कर रहा है, यानी एफडीआई जो है भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला कौन है, सिंगापुर है। उसके बाद मॉरिशस है, सेकंड पोजीशन पर मॉरिशस है, ठीक है। निवेशक की अगर बात की जाए, अगर निवेशक की बात की जाती है सिंगापुर को लेकर के, तो फर्स्ट में ये है जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, ओके। निवेश यानी एफडीआई कहां पर, भारत में, ओके। ये किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पर है सिंगापुर, सेकंड पोजीशन पर कौन है, मॉरिशस है, मॉरिशस। थर्ड में आपका अमेरिका है, अमेरिका थर्ड है। फोर्थ आपका यूएई एंड फिफ्थ आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ओके। चलिए, किस मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हैं, उसने मंत्रालय को ही पूछ लिया है, ठीक है। और खास करके आपका बिहार जो है मंत्रालय को लेकर के पूछता है, तो वहां के लिए ध्यान दीजिएगा, संस्कृति मंत्रालय, ओके, संस्कृति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, WHO की नई जो है 9 प्राथमिकता वाली बीमारियों में से कौन सी बीमारी हो जो यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल रही है, तो क्या है, क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार, क्लियर। रेज़रपे ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है, मलेशिया। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है,
छत्तीसगढ़ ने। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति यारा जी। किसने ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में हिस्सा लिया है? INS सुनायरा ने। और किसके साथ हुआ है ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, ये बताना है आपको। इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी IMC का कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण, ठीक है, हो सकता है 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ओके, चलिए अब थोड़ा सा IMC को ही देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर IMC को ही देख लेते हैं। IMC जिसका उद्घाटन IMC 7वां संस्करण आयोजित हो रहा है, तो किसके द्वारा किया गया है? यह आयोजित किसके द्वारा किया गया है? अश्वनी वैष्णव, श्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। अश्वनी वैष्णव, ओके, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। ओके, और इस IMC की स्थापना की बात की जाए तो कब हुआ था? 2017 में। ओके, 2017 में। इसकी थीम को ध्यान रख लीजिएगा। थीम क्या है इसका? वैश्विक डिजिटल नवाचार। वैश्विक ओके, वैश्विक डिजिटल नवाचार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया के प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मोबाइल कांग्रेस आ गया क्वेश्चन। IMC आ गया क्वेश्चन, आ गया इस पे का कौन सा संस्करण 27 से 19 अक्टूबर 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? और अभी अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, आयोजित नई दिल्ली में, और अश्वनी वैष्णव के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और यह IMC स्थापना कब हुआ था? 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो पूछा है यहाँ पर कि इसका एडिशन कौन सा है, कौन सा संस्करण है? तो कौन सा? 7वां संस्करण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। ओके, हम लोगों ने अभी अभी जस्ट देखा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिराव सिंधिया। ओके, इन्होंने क्या किया है? 14 जुलाई को किस हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड स्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथे रनवे का उद्घाटन किया है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी छत्रपति शिवाजी महाराज, सी कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चंद्रयान 3 को लेकर के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है चंद्रयान 3 मिशन जो है चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव का पता लगाएगा। तो ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है ना। ये क्या कर रहा है? चंद्रयान जो 3 है वो क्या करेगा? इसकी जगह क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, केवल 2। ठीक है, इसकी बजट भी जो है चंद्रयान 3 की करीब आई थिंक 600 समथिंग 652 या 50 ऐसे कुछ बजट इसका, इतने करोड़ का बजट है। ओके, चंद्रयान 3 का। चलिए नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 2023 का विषय क्या है? थीम क्या है? पूछा गया है, देख लेते हैं। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, है ना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए युवाओं को कुशल बनाना, परिवर्तन भविष्य के लिए युवा कौशल आवश्यक है, परिवर्तन भविष्य को कौशल प्रदान करना। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जन विश्वास विधेयक, ओके, इसमें क्या किया गया है? संशोधन 2023 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह इसमें 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने का प्रयास करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। छोटे अपराधों को क्या करता है? अपराध मुक्त करने का प्रयास करता है। सेकंड है, इसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड को क्या है? तर्क संगत बनाने की परिकल्पना की गई है। यह स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर सी, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट,
प्रिज्म द एंड सेंट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद मनकारा, है ना, विनोद मनकारा इसके लेखक है। ध्यान रखिएगा, इसके लेखक तो विनोद मनकारा हैं, लेकिन इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विमोचन और प्रस्तावना, ओके, विमोचन प्लस प्रस्तावना किसके द्वारा है? एस सोमनाथ, जो इसरो के क्या है? अध्यक्ष है। प्रस्तावना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने लड़ाकू विमान के इंजन और भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, भारतीय क्या है? बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज, ओके, हेलीकॉप्टर IMRH के लिए इंजन विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो किसने लिया है? भारत और फ्रांस ने, भारत और फ्रांस ने लिया है। तो लड़ाकू विमानों के इंजन और भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का क्या क्या करेगा? इंजन विकसित करेगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन को करने से पहले ज़्यादा जरूरी होता है ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसको समझना। इसको समझ लेंगे ना तो आप देख ही रहे हैं कि सभी ऑप्शंस को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। चलिए, सरकार ने कच्चे तेल पर बढ़ाकर क्या किया है? डैश बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति टन कर दिया है। ओके, कच्चे तेल पर क्या किया है इसने? ऑप्शन देख लेते हैं। विंडफॉल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, मूल्यवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर। तो क्या होता है इसका? सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा करके 1600 रुपये प्रति टन कर दिया है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है? ये है अप्रत्याशित कर, जिसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ओके, इसको अप्रत्याशित कर बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स यानी अप्रत्याशित कर। ओके, ये होता क्या है? क्या होता है ये अप्रत्याशित कर? सरकार क्या करती है, जो घरेलू बाजार होते हैं, ठीक है, उसमें पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कीमतों को, सपोज ये घरेलू मार्केट है, घरेलू बाजार है, ओके, इस घरेलू बाजार में क्या करती है, या जिसको आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट, ओके, इस डोमेस्टिक मार्केट में क्या करती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनकी कीमतों को काबू में रखने के लिए, इनकी कीमत को क्या करती है? काबू में रखने के लिए, इनके जो कॉस्ट होते हैं उनको क्या करती है? इनकी कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार क्या करती है? विंडफॉल टैक्स जो है उसको वो बढ़ा करके कितना कर दिया है? 1600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। ठीक है, सरकार एक्चुअली करती क्या है कि जब जैसे सपोज आपका रूस यूक्रेन का मुद्दा आया था, ठीक है, तो तेल की कीमत क्या हो गई थी? बहुत बढ़ गई थी। तो इससे क्या होता कि कहें जो कुछ पार्टिकुलर कुछ जो जैसे ONGC हो गया, ठीक है, इसको फायदा हो गया, या रिलायंस सेक्टर को फायदा हो गया। तो सरकार का कहना है कि जब तुम फायदा कुछ कमा रहे हो तो उसका फायदा क्या है? कुछ हमें भी मिलना चाहिए। तब सरकार क्या करती है? विंडफॉल टैक्स को बढ़ाना घटाना ये अपने अकॉर्डिंग चलाती है। ठीक है, तो ये होता है अप्रत्याशित कर, जो केवल किस पे लगाया जाता है? जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, कोई फ्यूल हो गया, वैसे ही, ठीक है, इन सबों पे लगाया जाता है। तो सरकार ने क्या किया है? कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स है उसको बढ़ा करके 1600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। ठीक है, कि सरकार का कहना है कि तुम अगर जैसे कहीं भी अगर आप देखेंगे कि किसी चीज़ की अगर कीमत बढ़ रही है, सपोज तेल संकट आ गया, तो उसमें कुछ कंपनियों को तो फायदा हो जाएगा ना। अभी रिसेंटली जैसे टमाटर का एग्जांपल ले ले, टमाटर में क्या हो गया है? मार्केट में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कीमत आप देख ही रहे हैं, है ना। तो सरकार क्या बोलेगी? तुम कुछ ले रहे हो तो कुछ हमें भी दे दो। ओके, चलिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसके साथ जोड़ मत दीजिएगा। वैसे विंडफॉल टैक्स जो है वो इन तेल वाले चीज़ें जो है उन पर यह लगाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सरकार डैश पर सीमावर्ती गांव में मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान करेगी। ओके, तो सरकार कहाँ कर रही है? भारत चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर। ओके, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, एम्स का नाम सुना है आप लोगों ने? वो एम्स है। ये क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, और ये भी एम्स के साथ ही है। ठीक है, जिन लोगों को जानकारी नहीं बता दूं, ये एम्स हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में, जब जानते ही हैं। तो यहाँ उसके जस्ट साथ में ही मतलब वो पूरे कैंपस में इसको भी खोला गया है। तो क्या किया गया है कि जयंती 2023 के अवसर पर एक सेमिनार आयोजित कर, तो किसकी जयंती पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है? चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वाराबिरी। इस नामों से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? प्राचीन काल का क्या है? ये सभी क्या है? इनका जुड़ाव किससे है? प्राचीन काल के सभी किससे जुड़ा हुए हैं? तो किसी न किसी रूप में चिकित्सा से। तो सुश्रुत को, जो सुश्रुत है, ठीक है, सुश्रुत है, इनको अगर बोला जाए वर्तमान के शब्दों से, अगर मैं वर्तमान के शब्द से संबोधित करूं तो इनको बोला जाता है कि
जो ऑपरेशन में इनका हाथ बहुत अच्छा है, ठीक है, ऑपरेशन में इनका हाथ बहुत अच्छा है, जिसको बोलते हैं ना सर्जन एक नंबर के हैं, ठीक है। तो सुश्रित को आप सर्जन बोल सकते हैं। तो जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, इनको सुश्रुत जयंती, क्या कौन सी है, सुश्रुत जयंती के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजित किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन सब आज के हम लोगों के फिनिश हो गए। तो क्लास में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।